हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मुद्रा का मूल्य तथा आय व्यय के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने मुद्रा परिमाण से संबंधित दो सिद्धांतों के बारे में बात की थी। एक जो पहला फिशर का दृष्टिकोण था, फिशर का सिद्धांत था, और दूसरा कैम्ब्रिज का सिद्धांत था। तो उन सिद्धांतों में मूल रूप से यह कहा गया कि जो मुद्रा की पूर्ति होती है वह कीमत स्तर को प्रभावित करती है, जिसके कारण कि जो मुद्रा का मूल्य होता है वह भी प्रभावित होता है। लेकिन यह जो सिद्धांत है वह यह मानकर चलता है कि जो मूल्य स्तर है वह मुद्रा की पूर्ति का फलन नहीं है, बल्कि आय का फलन है। अर्थात जो मूल्य स्तर है उसका निर्धारण मुद्रा की मात्रा से नहीं बल्कि आय के स्तर से निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको फंक्शनल फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं P इज ए फंक्शन ऑफ Y। तो जहाँ पर P प्राइस लेवल है और Y इनकम लेवल है, और Y को हम यदि लिखें तो हमने जब कीन्स का सिद्धांत पढ़ा था रोजगार और आय का, तो हमने देखा था कि Y या जिसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, इनकम भी कहते हैं, तो इसको हम C प्लस आई से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और हमने देखा था कि जो इनकम है या एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब यह सिद्धांत कहता है कि यदि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से, अर्थात जो समग्र मांग है वो समग्र पूर्ति से अर्थव्यवस्था में यदि अधिक है, तो ऐसी दशा में प्राइस लेवल बढ़ेगा, और जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो जो मुद्रा का मूल्य है उसमें कमी होगी, मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। और इसके विपरीत यदि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो प्राइस लेवल में कमी आएगी, और प्राइस लेवल में कमी आने के कारण जो मुद्रा का मूल्य है उसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से हम जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको हम C प्लस आई से प्रदर्शित करते हैं, और Y को हम, क्योंकि जो इनकम होती है उसको या तो कंज्यूम किया जाएगा या वो सेव होगी, तो उसको हम Y इज इक्वल टू C प्लस एस से भी प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है वह इनकम के बराबर होता है। तो यदि हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस, और इसमें C जो है वो दोनों तरफ है इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, और यह प्रदर्शित करता है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होना चाहिए। अर्थात यह मूल्य स्तर में स्थिरता की एक शर्त है कि जब तक इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के बराबर रहेंगे तो अर्थव्यवस्था में मूल्य में स्थिरता पाई जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि जो सेविंग्स होती हैं वो और इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो दो अलग अलग पक्षों के द्वारा निर्धारित होते हैं, क्योंकि जो सेविंग करने वाले लोग होते हैं वो हाउस होल्ड्स होते हैं, अर्थात जो पारिवारिक क्षेत्र होता है वह सेविंग करता है, और जो फर्म सेक्टर है या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वह इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग की इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा विद्यमान नहीं होता है, अर्थात हमेशा इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर नहीं हो सकती है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि दोनों अलग अलग चरों के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, और उनको जो अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्र हैं उनके माध्यम से संचालित किया जा रहा है। तो अब आइए देखते हैं कि यदि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में असमानता उत्पन्न होती है तो किस तरीके से उसका मूल्य स्तर पर और मुद्रा के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, और अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से उनका समायोजन होता है। तो यदि हम एक परिस्थिति की कल्पना करें और यह माने कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग से अधिक है, तो ऐसी दशा में जो इनकम है उसमें वृद्धि होगी और फलस्वरूप एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि होगी, और एक्सपेंडिचर में वृद्धि होने के कारण जो प्राइस लेवल है उसमें भी वृद्धि होगी। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जो सेविंग्स होती हैं वो भी इनकम का ही फलन है। तो यदि इनकम में वृद्धि हो रही है इसका आशय है कि सेविंग में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट सेविंग से अधिक होने के कारण एक तरफ तो इनकम में वृद्धि हो रही है, एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ सेविंग में भी वृद्धि होगी, और यह वृद्धि तब तक होगी जब तक कि जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग है वो एक दूसरे के बराबर न हो जाए। अर्थात आय तथा रोजगार तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक कि पहले से उच्च स्तर पर बचत व विनियोग की समानता स्थापित नहीं हो जाती।
अब आइए इसको हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे हमने आय लिया है और वाई अक्ष पर बचत व विनियोग लिया है, और यहाँ पर ब्लू लाइन में एक रेखा खींची गई है जो कि सेविंग को प्रदर्शित कर रही है अर्थात एस एस, और रेड लाइन में एक जो रेड कलर में एक लाइन खींची गई है जो कि इन्वेस्टमेंट को प्रदर्शित कर रही है। और ये दोनों जो कर्व हैं एक दूसरे को ई बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से इस बिंदु पर जो इन्वेस्टमेंट है और सेविंग है एक दूसरे के बराबर है, और अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण वाई स्तर पर हुआ है। अब यदि हम मान लें कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, तो यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और बढ़ करके आई डैश हो जाता है, जिसको कि हमने यहाँ पर आई डैश लाइन से प्रदर्शित किया है, तो जो नया साम्य का बिंदु स्थापित होगा वह E1 बिंदु पर होगा। यदि हम इसको देखें, पुराना जो पहला बिंदु है ई बिंदु, तो इस बिंदु पर हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग से अधिक है, अर्थात जो सेविंग है वो केवल वाई ई है, जबकि जो इन्वेस्टमेंट है वह वाई टी है। तो यदि ऐसी दशा उत्पन्न होती है तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में वृद्धि होगी, और इसके फलस्वरूप सेविंग में भी वृद्धि होगी, और यह वृद्धि तब तक होगी जब तक कि अर्थव्यवस्था में जो साम्य का स्तर E1 स्थापित नहीं हो जाता, और जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा वह पहले से उच्च स्तर पर अर्थात Y1 पर होगा, और इस बिंदु पर जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब यदि हम दूसरी एक स्थिति की कल्पना करें, यदि हम माने कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से अधिक है, तो ऐसी दशा में जो एक्सपेंडिचर होगा वह कम होगा और प्राइस लेवल भी कम होगा, जिसके फलस्वरूप जो वैल्यू ऑफ मनी है अर्थात मुद्रा का जो मूल्य है उसमें वृद्धि होगी, और जो आय का जो संतुलन स्थापित होगा वह पहले से निचले स्तर पर स्थापित होगा। तो इसको हम यदि ग्राफ के माध्यम से समझें तो हमने फिर उसी तरह एक्स अक्ष पे आय को लिया है और वाई अक्ष पर हमने बचत व विनियोग को लिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट कर्व और सेविंग कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वह बिंदु E1 है। इस बिंदु पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं, और अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन वाई के स्तर पर निर्धारित हुआ है। अब यदि हम मान लें कि सेविंग में वृद्धि हो जाती है, इस तरीके से जो सेविंग कर्व है वह लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, और एक नया कर्व यहाँ पर हम ड्रॉ किए हैं जिसको कि एस डैश से प्रदर्शित किया गया है। तो यह जो सेविंग कर्व है यह इन्वेस्टमेंट कर्व को ई बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यदि हम इसको वाई के स्तर पर या E1 बिंदु पर विश्लेषण करें तो इस स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट है वो वाई E1 है, और जबकि जो सेविंग है वो वाई टी है, अर्थात सेविंग वो इन्वेस्टमेंट से अधिक है। तो इस दशा में क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी आएगी, और फलस्वरूप इनकम में भी कमी आएगी, और यह कमी तब तक आएगी जब तक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते, और जब जो साम्य हो स्थापित होगा वह एक नए बिंदु पर होगा अर्थात ई बिंदु पर होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है, और आय का जो स्तर है वह पहले से अब कम है, अर्थात आय का स्तर जहाँ पहले OY था अब वह OY1 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट और सेविंग में परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था में जो मूल्य का स्तर है उसमें परिवर्तन होता है, और इसके माध्यम से किस तरीके से मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। तो हमने देखा कि यदि विनियोग तथा बचत बराबर है तो मुद्रा का जो मूल्य है वो स्थिर रहेगा, लेकिन यदि विनियोग बचत से अधिक है तो मूल्य स्तर में वृद्धि होगी, और इसके फलस्वरूप जो मुद्रा का मूल्य है वह गिरेगा, और इसके विपरीत यदि बचत विनियोग से अधिक है तो मूल्य स्तर गिरेगा, और परिणाम स्वरूप मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।